गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई वेलकम यू ऑन नोट्स फॉर इंडिया। कल आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। और अब हम करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ आर अक्टूबर करंट अफेयर्स क्विज। उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी होंगी। ये बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे थे एंड बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ में। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रिवाइज वंस अगेन। जाने से पहले या फिर सोने से पहले इनको रिवाइज करके सोया करो, क्योंकि ये फिर धीरे धीरे करके क्या अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐड होने लग जाएंगे। नाउ आज अपन स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने 10 क्वेश्चंस करे थे, आज आगे के क्वेश्चंस करते हैं। अगेन स्कीम वही रहेगी दैट यू हैव टू पॉज द वीडियो, सी द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू आंसर इट बाय योरसेल्फ, और फिर कमेंट करना आंसर को। ठीक है, अभी तक एक ने भी कमेंट नहीं किया है, सो प्लीज रिमेंबर गाइस, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक पे अभी भी दिया है मैंने, आप लोगों को एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो यू हैव टू गिव योर फीडबैक, तभी मुझे पता चलेगा कि सीरीज का रिस्पॉन्स कैसा चल रहा है। एंड अगर कोई इंप्रूवमेंट है देन ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, क्योंकि अभी चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं और अभी वाले जो हैं वो जाने वाले हैं 25-26 नवंबर को, एंड न्यू चीफ जस्टिस विल बी अपॉइंटेड। सो इट बिकम्स स्टैटिक टॉपिक, ऑल दो करंट है, बट ये हमें जो इंफॉर्मेशन है वो स्टैटिक वाली याद होनी चाहिए। देखते हैं। CGI and other judges of Supreme Court are appointed, and other judges, remember this, are appointed by the president. ठीक है, अंडर आर्टिकल 127। देखो अब ये चीज़ है ना, आपको बहुत मतलब अच्छी तरीके से आपको याद होनी चाहिए, क्रैम होनी चाहिए। इसमें कोई भी दो राय नहीं चलेगी कि आपको आर्टिकल याद नहीं है, या फिर मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एकदम सेक्शंस याद हो पर्टिकुलर, बट आर्टिकल्स प्रॉपर्ली याद होने चाहिए। ठीक है, ये स्टैटिक का पोर्शन है। अगर याद नहीं है, आज ही जाकर के CGI में जाके आप 2-3 चीज़ें देख लो कि अपॉइंट कौन करता है, आर्टिकल कौन सा होता है, पावर कौन कौन सी रहती हैं, उस तरीके से। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट अगर आप में से किसी को पता है तो आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कन्वेंशनली, ये टर्म्स को ना हाईलाइट करा करो। सीनियर मोस्ट कन्वेंशनली यानी कि क्या वो लॉ में लिखा है या फिर कन्वेंशन बाय कन्वेंशन है। अपॉइंटेड एज CGI बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ आउटगोइंग CGI। ठीक है, ये भी एक हो सकता है स्टेटमेंट, पता नहीं। अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कोलेजियम कंप्राइजिंग CGI एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस हमें दिए नहीं है तो हमें ज़्यादा हेल्प होने नहीं वाली है, लेकिन अगर आप एक सीरियस UPSC एस्पिरेंट है तो डेफिनेटली आप लोगों ने ये आर्टिकल ज़रूर याद करने की कोशिश करी होगी, है ना। सॉरी, आप लोगों ने ये आर्टिकल्स डेफिनेटली याद करने की कोशिश करी होगी। तो अगर किसी को भी पता होगा कि जो CGI एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो डेफिनेटली प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है, लेकिन इट्स नॉट आर्टिकल 127, इट इज आर्टिकल 124। आर्टिकल 124। ठीक है, ये याद रखना, 127 नहीं है, 124 है। यानी कि ये गलत हो गया मेरा। अब अगर 1 गलत हो गया है यानी कि ऑल तो नहीं हो सकता, है ना। मैंने क्या बताया था कि योर टारगेट हैज टू बी कि 50-50 तक मैं लेके आऊं, ये पहला टारगेट होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए कि आप एलिमिनेट, मतलब ऑप्शंस को डिड्यूस करते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ। मैं ट्रिक नहीं बता रहा हूं, मैं बस ये बता रहा हूं कि अगर आपको एक भी आंसर पता है कॉन्फिडेंटली, उन ऑप्शंस को तो एटलीस्ट अपने ग्रिप में लेने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि अब देख लो ना, नन 3 में से ऑप्शन है। अब आपको एक और चीज बताता हूँ कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ना तो नन रेयरली आंसर होता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई तिकड़म है, बट अगर CGI है, अभी इलेक्शन भी हुआ, वो क्या अभी अपॉइंटमेंट भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज इंपॉर्टेंट है एंड पीपल शुड नो अबाउट इट। लेकिन वो नन ऑफ द अबव कर देगा, दैट इज वेरी रेयर चांस। तो बाय गॉड ग्रेस और बाय एग्जामिनर्स ग्रेस, बाय आर प्रिपरेशन ग्रेस, हम लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं 50-50 पे, राइट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सॉल्विंग बाय यूजिंग एलिमिनेशन और डिड्यूसिंग मेथड। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट में अगर आपको नहीं भी पता है, पहली चीज तो आपको थर्ड स्टेटमेंट नहीं पता है, ऐसा नहीं हो सकता। सेकंड में मान सकता हूं कि कन्वेंशनली है, नहीं है, पता नहीं, बट थर्ड स्टेटमेंट तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैप, ये जो मैंने 2 को बनाया ना, यही है, 2 नहीं है, ये 4 है। और ये फिर से क्या है? स्टैटिक की नॉलेज है, ये कोई करंट की नॉलेज नहीं है।
मतलब वेन एवर यू विल रीड दिस टॉपिक यू विल सी कि हाँ अदर जजेस के लिए कॉलेजियम बनता है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, जिसमें कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो अगर मुझे ये भी पता चल गया कि 3 भी नहीं है, यानी कि अब इन दोनों में से ओनली 2, या तो 1 है या नन है। अगर आप मान लो कि नन को भी नहीं लेना चाहते थे तो फिर भी आप 50-50 में आप वापस आ जाते हो। द सीनियर मोस्ट जजेस कन्वेंशनली, तो ये आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो यू कैन डेफिनेटली राइट कि ये बाय कन्वेंशन है। सो आंसर विल बी ओनली 1। ठीक है। एंड जो भी मैं आपको होमवर्क बता रहा हूं ना, आप प्लीज गाइज उसको करो, क्योंकि अलग से आप कभी भी बैठ के प्लान करोगे ना कि मेरे को ये याद करना है, कैसे करना है, वो सब नहीं हो पाता है ना। आपको जैसे आज पता चल गया कि मुझे सीजीआई टॉपिक में थोड़ा सा इशू आ रहा है, प्लीज उसको जाके उसी दिन रिवाइज करके शॉर्ट में खत्म कर दो, कहीं पे छोटा सा लिख लो एंड मेक श्योर कि आप उसको बार बार देखते रहो, स्टिकी नोट्स वगैरह बना लिया करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कसावा। अब कसावा सुनते ही ना आपको अपना पीवाईक्यू याद आना चाहिए, क्योंकि अभी पीवाईक्यू की जब मैं सेशंस लूंगा तब आपको रियलाइज होगा कि कितने ज़्यादा इंटरलिंकेजेस होते हैं पीवाईक्यू में। ठीक है। तो कसावा जो है वो पीवाईक्यू में आ चुका है। कैसे आ चुका है? एक बार तो प्रॉपर क्वेश्चन फॉर्मेट में आया है, मतलब कि क्वेश्चन ही उस पर था, और एक बार वो ऑप्शंस में कहीं ना कहीं था। तो जो मैं ऑप्शंस को मतलब एनालिसिस की बात करता हूँ ना, वो मैं आपको एक बार एक वीडियो में करके बताऊंगा कि आप एक एक ऑप्शन को उठा करके एनालिसिस करोगे तो जाके वो बहुत अच्छी अप्रोच बन पाती है ना। तो अब देखते हैं कसावा क्या है। ये डेफिनेटली अभी न्यूज़ में रहा होगा, लेकिन पीवाईक्यू है तो हम कहीं ना कहीं हमें पढ़ा होना चाहिए। काइंड ऑफ आई कैन से दैट दिस इज अ स्टैटिक टॉपिक। नाउ लेट्स सी क्या कह रहा है। कसावा इज वुडी पेरिनियल श्रब इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया बाय पोर्चुगीज। ओके, हो सकता है कोई और हो। ट्रेडर्स इन 17th सेंचुरी। देखो हमेशा ना ट्रैप ढूंढने की कोशिश किया करो। ये जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, मैंने कल भी बताया था आपको वीडियो में फर्स्ट पार्ट में, जब भी कोई भी क्वेश्चन आए आपको ट्रैप ढूंढने हैं। कि पोर्चुगीज की जगह हो सकता है कि डच हो या फिर ग्रीस हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे कहाँ गया, 17th की जगह 18th सेंचुरी हो, 16th सेंचुरी हो, है ना। बट इसमें खेलना तो बहुत रेयर है ना कि वुडी पेरिनियल श्रब। पेरिनियल हो बाइनियल हो इतना ज्यादा नहीं खेलेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आ रहे हैं इसमें। ठीक है। हमें नहीं पता। नाइजीरिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कसावा। ना, अब ये क्या है, आपको अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ठीक है। लेकिन लेकिन अब जैसे आप देख सकते हो कि नाइजीरिया की बात हो रही है, मैं आपको एक बार जूम इन करके दिखाता हूं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पहले ये देखना है कि एक बार नाइजीरिया के जो भी कंट्रीज हैं, बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, वो देख लो, कभी भी लोकेशन का है, चाहे वो प्रीवियस ईयर में देखो आप या फिर ऐसे देखो। तो नाइजीरिया का कैपिटल क्या है? अबूजा कैपिटल है। और बॉर्डरिंग स्टेट्स क्या क्या हैं, कंट्रीज क्या क्या हैं? चाड है, नाइजर है, बेनाइन है, बर्किना फासो नहीं है, माली बहुत दूर पड़ जाता है। ये देखो, अब जैसे ये लोकेशन है, ये भी आया था प्रीवियस ईयर में, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया सॉरी। तो ये भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, जिसमें कि पूछा गया था कि कॉफ़ी जो है वो बेस्ट कहाँ की होती है, तो वो आईटी डिवॉर की है। उसके बाद में फिर कैमरून, कैमरून है ना। तो इस तरीके से आपको एक बार लोकेशन देख लेनी चाहिए। पॉइंट ये है कि क्या आपको पता है कसावा नाइजीरिया का है? नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेटली है। और कसावा इज अ वुडी पेरेनियल प्लांट, यस डेफिनेटली इट इज। ठीक है। ये भी याद रखना कि कसावा इज कॉल्ड एज कसावा इज इक्वल टू टैपियोका। ठीक है। टैपियोका होता है, कसावा को ही टैपियोका बोलते हैं। ये याद रखना, कल को लिख देगा कि टैपियोका इज वुडी पेरेनियल श्रब, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। सो आंसर विल बी बोथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको पता है प्रैक्टिस कर करके ये समझ आएगा कि चाहे वो करंट हो चाहे वो स्टैटिक हो, इन द एंड गेम इज ऑफ स्टैटिक ओनली। आपका जितना अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड होगा, प्लस आपका स्टैटिक स्ट्रांग होगा, आपको कोई नहीं रोक सकता प्रीलिम्स क्लियर करने से। पीपल हु स्ट्रगल इन क्लियरिंग प्रीलिम्स, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दीज टू थिंग्स प्लस प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस म्हणजे रिविजन, राइट? तो सिर्फ यही रिक्वायरमेंट होता है और इसको आपको रिपीटेटिव वे में करना पड़ता है बार 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 बार, तब तो क्या थोड़ा ईजी रहता है। लेकिन अपन लोग क्या सोचते हैं कि करंट अभी देखना, अभी जैसे अभी क्या चल रहा है, अभी नवंबर चल रहा है, जैसे ही जनवरी फरवरी आता है, जैसे नोटिफिकेशन आती है, आप देखोगे कि मैक्सिमम लोगों के करंट अफेयर्स के कोर्सेज बहुत ज्यादा फ्लड करते हैं मार्केट में। करंट अफेयर्स मतलब कि प्रॉपर करंट अफेयर्स, ऐसा नहीं कि हम लोग तो क्या करें कि बहुत ही मिक्स्ड अप्रोच में आपको पढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा एम ये है कि आपका स्टैटिक स्ट्रांग हो जाए, है ना? तो कोर्सेज आ जाएंगे, आपको दिखेंगे कि करंट के हर जगह करंट के 1 पेजेस आ रहे हैं, माइंड मैप्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड दैट माई चैनल इज वेरी स्मॉल, बट ट्रस्ट मी गाइज, ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ मेरी लर्निंग से, आप कहीं पे भी मैच करोगे यू विल फाइंड कि हाँ ये तो सिमिलर थॉट ही है जो हमने और जगह भी सुना है, बिकॉज आई ऑल्सो फेल्ड इन माई प्रीलिम्स। तो इसलिए मैं बता सकता हूँ कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, है ना? नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सेंचुरी। अब ये देखो, कहने को ये करंट में हमने डाला है, बट दिस इज स्टैटिक टॉपिक। आपको पता होना चाहिए कि ये जो सारी ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो मैं ये बोलूंगा कि कल भी मैंने जैसे बोला था कि कल आपको मैंने क्या कहा था, टाइगर रिजर्व्स के मैप देख के आने हैं। तो इसी तरीके से आज आपका होमवर्क कह लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HW, होमवर्क विल बी योर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देख के आनी है, ठीक है? आपको मैप मिल जाएगा, ठीक है? तो अब देखते हैं, सेंचुरी इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ओके। इट्स वाटर रिसोर्स आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी, द रिवर with river Balamdehi forming the western boundary and Jonk River forming the northeastern boundary. The area is dominated by tropical dry deciduous forest. Now, सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी की सारी लोकेशंस कहाँ पे, ठीक है? तो आपको क्या करना होगा ना, जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चंस आए लोकेशन वाले, जैसे मैंने अभी आपको बताया नाइजीरिया वाले में, सेम तरीके से यहाँ पे भी आपको वो लोकेशन खोल लेनी है। जैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने पूरा मैप छत्तीसगढ़ वाला खोल लिया है, क्योंकि कभी भी आप देखोगे तो हो सकता है कि कई लोकेशन, जैसे अब आप सेम मैप को, हो सकता है कि उसमें आपको उडंती और ये बरना वापारा नहीं मिले पूरे, जहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की लिस्ट है, हो सकता है। तो इसलिए स्टेट वाला देखना बेटर रहता है, बिकॉज यहाँ पे हमें मिल जानी चाहिए। देखिए जैसे अचन कमर यहाँ पे है, दूसरा उडंती यहाँ पे है, सीता नदी यहाँ पे है, भरनवा पारा यहाँ पे है, राइट? उससे क्या होता है कि आपको लोकेशंस का आइडिया रहता है, यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि ये सारी की सारी हैं तो छत्तीसगढ़ की। अब यहाँ पे हम एलिमिनेट कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अब बात आ रही है कि यहाँ पे वेस्टर्न बाउंड्री में महानदी है, और उसके बाद में फिर जैसे अभी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। हाँ, अब देखो, महानदी विद रिवर बलमा देही, ठीक है? तो बलमा देही कहाँ पे है? बलमा देही रिवर को मैं अगर देखूँ तो बलमा देही यहाँ पे दिख नहीं रही है, ठीक है? लेकिन कहीं ना कहीं ये कोई तो अपने रिवर वगैरह यहाँ पे है ना? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जोंक रिवर है। तो आपको एक्चुअल में इस मैप में दिखा नहीं रहा है वो अच्छे से, बट व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू इज कि ये जो लोकेशन है ना, ये मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, भरनवा पारा, ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कि जोंक भी जाती है और अपने महानदी भी जाती है, ठीक है? तो उस तरीके से ये मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको एक बार अपन हटा लेते हैं, सो दैट अब आगे का क्वेश्चन अपन अच्छे से कर पाए। तो यानी कि करेक्ट आंसर विल बी दैट इज सी, ठीक है? बरनवा पारा। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हुनमू 5 मिसाइल रिसेंटली न्यूज इज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो आपको ये पता होना चाहिए, जब भी आप क्वेश्चंस देखोगे ना प्रीवियस ईयर, या फिर कभी भी टेस्ट देने लगोगे, टेस्ट सीरीज दोगे, तो ये टर्म्स जब भी आए ना, तो एक बार आपका दिमाग होना चाहिए, अगर आपको पता है तो रिवाइज हो जाना चाहिए, नहीं पता है तो जाके पता करो कि बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो मैं आपको अगर अभी यहाँ पे जैसे बताने की कोशिश करूँ, तो बैलिस्टिक है और दूसरा होता है क्रूज। तो दो तरीके की अपने मिसाइल होती हैं, जिसमें एक बैलिस्टिक होती है और एक क्रूज होती है। बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है? बैलिस्टिक का मतलब होता है, मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है कि वो कोई भी, सॉरी ये डार्क नहीं है, हाँ, तो वो कोई भी, मान लो कि एक पॉइंट ए है
ये पॉइंट बी है, उसको यहाँ से यहाँ जाना है ना, तो वो एक पाथ ट्रेवर्स करके जाएगा, राइट। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब वो इसमें भी टाइप्स हो जाते हैं कि अगर वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर से जा रहे तो डिफरेंट बैलिस्टिक मिसाइल है ना, जैसे ब्रह्मोस वगैरह, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। दूसरी आती हैं क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं? ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो कोई भी मिसाइल अगर ऐसे करके सीधी नेविगेट करने की कोशिश करे, उसको हम कह देते हैं क्रूज मिसाइल। इट इज डिफिकल्ट टू मेड। क्यों? क्योंकि उसको पूरे टाइम थ्रस्ट चाहिए होगा। बैलिस्टिक का क्या है कि एक पॉइंट के बाद में आके वो खुद के एनर्जी से फिर वो नीचे आ जाएगी। ये थोड़ा साइंटिफिक लॉजिक्स है इसके पीछे, लेकिन हमारा उससे मतलब नहीं। बट जब भी पढ़ो तो इसको रिवाइज करते हुए चला करो इसी तरीके से कि अच्छा हाँ बैलिस्टिक क्या था, ये क्या था, ठीक है। नाउ अब देखते हैं कि हुनमू 5 मिसाइल किसने करी है। देखो नाम से भी आपको कई बार पता चलेगा कि कौन ये चीज़ें कर सकते हैं। देखो नॉर्थ कोरिया ना हमेशा आंसर में बहुत रेयरली मिलेगा, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव नेचर का ज़्यादा है। तो वो कुछ बनाए, को न्यूज़ में बने, ऐसा रेयर होता है, ठीक है। तो एक तो हटा दिया हमने। दूसरा हुनमू, आप नेम से भी आप कई बार ना प्रोनाउंसिएशन से भी आप चीज़ों को निकालने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन वो भी क्यों वो भी एक पॉइंट के बाद में डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सिमिलर नाम दे दिए, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, है ना। तो इसमें अब हमें आपको ये फिर पता ही होना चाहिए, लेकिन अभी के लिए अगर मैं बता दूं आपको आंसर, तो आंसर रहेगा अपना साउथ कोरिया, ठीक है। जापान, ताइवान, साउथ कोरिया में साउथ कोरिया है। बैलिस्टिक मैंने बता दी। एक चीज़ और याद रखना कि जो हुनमू 5 है ना, ये सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू सरफेस। इसमें क्या होता है कि कई होते हैं सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, ऐसे होते हैं, ठीक है। और बट ऑब्वियसली कि मिसाइल है तो ये वॉर हेड के लिए करने की वो करती है। लेकिन मेन क्या है कि जो भी थ्रेट होता है फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, उसको डेटर करने के लिए, उसको इट इट एक्ट एज अ डेटरेंट अगेंस्ट द मिसाइल्स दैट इज सेंड बाय नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, बैलिस्टिक और क्रूज का मैंने आपको डिफरेंस यहाँ पे बता दिया। लेट्स गो ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था। क्यों रहा था उसके अभी आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ आएगा। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। तो कभी भी कोई भी चीज़ फूड से रिलेटेड हो जाती है ना, जैसे अपने मिलेट ईयर मनाया था तो उस समय भी क्वेश्चन आ गया था, सेम तरीके से इस बार क्या है कि राइस कॉन्फ्रेंस ईयर, वो भी इंटरनेशनल है। तो देखते हैं हम। इट इज़ ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, ओके, हो सकता है वी डोंट नो अबाउट इट। दिस प्रोग्राम एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट दैट इंडियाज राइस वेराइटीज आर ऑथेंटिक हाई परफॉर्मेंस। ये बहुत ही जर्नलिस्टिक है, तो ये तो होना ही होना है, यानी कि इन दोनों में से होना ही होना है, नीदर नहीं होगा और सिर्फ वन नहीं होगा, जर्नलिस्टिक है। अब देखो आप, राइस है तो सबका ध्यान क्या जाएगा, राइस है यानी कि एग्रीकल्चर है। तो बट ये मतलब एक वो होता है ना कि ऑब्वियस ऑप्शन बनाने की कोशिश करिए एग्जामिनर ने। देखो मेरी अप्रोच सच में यही रहेगी आपको पढ़ाने की, मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर बताने नहीं आया हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं, उन सबका काम क्या रहता है कि आकर के आंसर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। ये बहुत गलत अप्रोच होती है। आप यहाँ पे एग्जाम निकालने आए हो, यहाँ पे आप रोट लर्निंग करने नहीं आए हो। आपका एग्जाम कोई वनडे एग्जाम जैसा नहीं होने वाला है, या फिर उतने बहुत ही स्टैटिक पोर्शन में नहीं आने वाले कि अच्छा कहाँ पे कौन चीवियस था, ये था, वो था। वो तो आप खुद भी याद कर लोगे ना, उसमें मेरी क्या, आपको मैं हेल्प कर रहा हूँ, राइट। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो उसका कुछ तो पर्पस आपको फुलफिल होना चाहिए ना, और उसका पर्पस को फुलफिल कराने का ही एक तरीका है कि ये अप्रोचेस बताना कि राइस है तो बट ऑब्वियसली कि थोड़ा ऑब्वियस लग रहा है कि एग्रीकल्चर ही होगा, तो सब लोग क्या करेंगे, हाँ 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 मिनिस्ट्री सही होती है। कई लोग और महान है, उनका क्या है कि उन्होंने कहीं से तिगड़म सीख लिया है कि भाई मिनिस्ट्रीज गलत दी होती हैं, तो कई हर बार वो उसको क्या गलत मानने लग जाते हैं। प्लीज डोंट फॉल इन ऑल दीज ट्रैप्स। मुझे बहुत गुस्सा आता है व्हेन आई सी एस्पिरेंट्स लाइक दिस, कि आप क्या कर रहे हो कि बैठ के एक चीज जो बता दी उसको पकड़ के बैठे हैं। यार ये आपके करियर की बात हो रही है, यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चंस को सही करके जाना है, तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा। सिर्फ उन बातों से कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज पीपल आर हेयर टू सेल देयर थिंग्स। दे हार्डली केयर कि अच्छा एक एस्पिरेंट को क्या सोच रहा है, उसको कितना नुकसान हो सकता है उस चीज का, नहीं हो सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ ऑल दीज शिटी ट्रिक्स आई कैन से, एंड कुछ कुछ भी हेल्प नहीं करती हैं सारी चीजें, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आई एम नॉट सेइंग कि ऑब्वियस है तो नहीं होगा या होगा, बट पॉइंट ये है कि एक बार आप स्टॉप करके कि राइस है और यहाँ पे ये
एग्री दे रहा है तो हो सकता है कि सही हो, नहीं हो, गलत हो। लेकिन इंटरनेशनल है, कॉन्फ्रेंस है, भारत है, यानी कि एक तरफ आप देखोगे तो ये काम जो है ना, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है। ठीक है, नॉट एग्री। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। ये तो बहुत ही जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, क्योंकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मेजरली आप देखोगे कि न्यू दिल्ली में जो अपना भारत मंडपम है वहां पे हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आजकल क्या है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आने लगे हैं कि आप आइडेंटिफाई करो कौन सी पर्सनैलिटी है। ठीक है, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, वेन एवर सच क्वेश्चन यू फाइंड इन प्रिलिम्स, मेक श्योर कि आप मेंस में हर पर्सनैलिटी जो ऑप्शन में दी है, अगर प्रीवियस ईयर में प्रीलिम्स में आई हुई है वो, तो उसके आप नोट्स बना के रख लो। क्योंकि आपको पता होगा कि GS1 में पर्सनैलिटीज करके एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया हुआ है अपने सिलेबस में। तो उसमें क्या होता है कि कई बार दे आस्क डायरेक्टली, और या फिर दे आस्क इन कंपैरिजन, कि वर्सेस करके पूछ लेते हैं। तो उसी तरीके से क्वेश्चन है। शी वॉज द क्वीन ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ कितूर। हमेशा चीज़ों को पकड़ के ट्राई किया करो कि कर्नाटका, तो कर्नाटका है, कितूर है, तो यानी कि रानी लक्ष्मीबाई तो नहीं होंगी। फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन डिडक्शन पे जा रहा हूँ, तो रानी लक्ष्मीबाई नहीं होंगी। ठीक है, और जो भी नाम होगा वो कहीं ना कहीं आपको कर्नाटका साउथ जैसा दिखना चाहिए, ये भी याद रखना। Led and rebellious armed against British East India Company in order to retain control over a dominion. She defeated British army in the first war but died as a prisoner after her second rebellion. ठीक है, as one of the first and few females rulers to lead Ketur forces against British colonization, she continues to be remembered as folk heroine in Karnataka. नहीं पता है तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आंसर इज रानी चेन्नम्मा। ठीक है, बट बाकियों के बारे में भी आप एक बार जान के जाना, पढ़ के जाना कि रानी अपना अवंतीबाई कौन थी, रानी दुर्गावती कौन थी, लक्ष्मीबाई को तो सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि योजना, ये आपको देखो, ये जो चीज़ है ना, सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और रटी होनी चाहिए स्कीम्स में। इसमें मैं कुछ नहीं देखूंगा, मतलब ये अगर किसी को नहीं पता है कि सेंट्रल सेक्टर है या नहीं है, तो यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं और यही आपके क्वेश्चन गलत करवाती हैं, और प्रीलिम्स में यही चीज़ें आती हैं स्कीम से रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए PM स्वनिधि योजना जो है वो सेंट्रल सेक्टर है या नहीं है। पहले तो ये देख लो कि करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है, मैंने बताया था सिली मिस्टेक होगी वरना। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यस। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बढ़िया तरीके से फिर से अपन एलिमिनेशन लगाएंगे। सेंट्रल सेक्टर है क्या? हाँ, मुझे इतना पता है कि सेंट्रल सेक्टर है, और कहीं ना कहीं 2020 के आसपास मुझे याद आ रहा है कि ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो सेंट्रल सेक्टर है तो मेरे को, बट ऑब्वियसली कि यहाँ पे अब ऑप्शंस हटाने होंगे, यानी कि मैं ये C ऑप्शन हटा दूंगा इन तीन में बचा में। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्कीम प्रोवाइड्स एन इनिशियल वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹10,000। हो सकता है कि ना हो सकता है कि हो। ठीक है, ट्रैप हो सकता है। सिडबी एक्ट एज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ये मुझे पता है कि सिडबी था। ठीक है, क्योंकि ये अपन लोग पढ़ते रहते हैं ना, मतलब स्टैटिक वाली चीज़ें आपको मेजरली पता होनी चाहिए। 2020 में आया था और सिडबी थी, और मेरे को इतना भी याद आ रहा है कि शायद मिनिस्ट्री जो है इसकी वो महुआ है, ये अपने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। ठीक है, तो ये भी मुझे याद आ गया अभी। ठीक है, तो सिडबी है। अब यानी कि 2 मेरे को डाउट है, लेकिन 3 सही है, यानी कि 3 और 1 एक साथ आने, 1 3 1 2 3 4। देखो ऑल होना ना बहुत रेयर चांस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रैप देगा आपको। अब आते हैं कि 50-50, फिर से हम आ गए 50-50, यानी कि इम्प्लीमेंट करना है। हमेशा बहुत एक्साइटेड वे में करा करो यार क्वेश्चंस को, क्योंकि पेपर के दिन भी आपको ना इतने एक्साइटमेंट में अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, तब जाके बहुत चीज़ें सॉर्टेड रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। स्कीम इंसेंटिवाइजेस डिजिटल ट्रांजैक्शन बाय ऑफरिंग कैश बेनिफिट ऑफ ₹500 पर मंथ। अब देखो इन दोनों चीज़ों में आपको पता होना चाहिए तभी क्वेश्चन होगा, वरना आप इसको गलत करके आओगे, क्योंकि ऑल अगर नहीं कर रहे हो तो 4 तो नहीं होने वाला है, तो यानी कि ये गलत हो गया। तो मैं फिर 1 और 3 और 1 2 3, यानी कि अगर आपको फिर अब यहाँ पे अब वही एक और ट्रिक लगती है कि भाई 2 डेटा दिए हैं तो 2 में से 1 डेटा सही होगा। आई डोंट वाउच फॉर ऑल दीज ट्रिक्स, ट्रस्ट मी। आपको अपनी नॉलेज पे गेम खेलना चाहिए, और नॉलेज के हिसाब से आंसर विल बी 1 2 3, क्योंकि 10,000 का इनिशियल कैपिटल देने की बात है इसमें। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भाषिनी पोर्टल। ऑल्दो ये प्रीलिम्स से पहले भी लग रहा था कि ये क्वेश्चन बनना चाहिए। देखते हैं क्या है भाषिनी पोर्टल। इट एम्स टू प्रमोट, देखो एम है तो यानी कि कहीं ना कहीं जनरलिस्टिक बात कर रहा होगा। प्रमोट डिजिटल इंक्लूजन बाय प्रोवाइडिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन सर्विस, ये सही होता है, मतलब यही काम होगा ना, इंक्लूजन करेगा कोई भी आप अगर पोर्टल लेके आ रहे हो तो। नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री है तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर भाषिनी पोर्टल, या फिर और कौन सी है जो ऐसी टेक्नोलॉजी को देखती है, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है इसने, थोड़ा सा डिजिटल का वर्ड आ रहा है, तो हो सकता है कि वो मीठी भी हो सकती है, हो नहीं सकता है मीठी ही है, ये गलत हो गया। ऑप्शन इज ए। बट मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ ये कि क्योंकि मिनिस्ट्रीज गलत होती, नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि डिजिटल है तो डिजिटल में मैं कौन सी मिनिस्ट्री सुनता हूँ, मैं आईटी भी सुनता हूँ और मैं मीटी भी सुनता हूँ, तो बट यहाँ पे भाषिनी है तो कहीं ना कहीं देख रहे हो आप ब्रॉडकास्टिंग वर्ड को वो रिलेट करने की कोशिश करते हैं। वी हैव टू फाइंड ट्रैप्स इन एग्जाम rather than just clearing exam. Let's move on to next question. That is, consider the following statements regarding United Nations Convention against crime, against cyber crime. ठीक है, सबसे पहला, कन्वेंशन विल टेक इफेक्ट आफ्टर इट्स रैटिफाइड बाय 40 नेशंस, नहीं पता। इट्स ओपन फॉर साइनिंग इन वियतनाम, नहीं पता। ट्रीटी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स, यूएन ओडीसी। अब आप देखोगे कि साइबर क्राइम और ओडीसी इन दोनों में क्या रिलेशन है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। इट इज़ अबाउट 40 नेशंस एंड इट इज़ ओपन फॉर साइनिंग इन वियतनाम। एंड नेक्स्ट इज कि ये जो है ऑर्गेनाइज करा है यूएन ओडीसी ने। अब देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं ना तो छोड़ना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि पहली चीज़ ऑप्शंस आप देख रहे हो यहाँ पे ऐसे आए हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको इतना डेप्थ में नहीं पता है, बेटर इज टू लीव दीज क्वेश्चन। बट अभी तो अपन ने कर लिया है तो इसके शॉर्ट नोट्स बना के रख लो, सो दैट आगे कल को अगर आ जाए तो आपको पता रहे कि साइबर क्राइम इज यूएन ओडीसी, इस तरीके से अपन को इन चीज़ों को टैकल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली सऊदी अरेबिया एबॉलिश्ड काफला सिस्टम। व्हाट वाज काफला सिस्टम? ठीक है, अब देखते हैं एक बार ऑप्शंस पढ़ते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन ना बड़े मजेदार होते हैं, गलत होने की भी बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है ना कि मतलब वन लाइनर क्वेश्चन है, अब इसमें आपको ज़्यादा वो नहीं मिल रहा है, एक भी आपने गलत थिंकिंग प्रोसेस लगाया तो वो गलत हो जाएगा। बट हमारा थिंकिंग प्रोसेस इंप्रूव हो इसीलिए हमने यहाँ पे अक्टूबर सीरीज चलाई है, जिसके लिए मैं फिर से आपको एक बार कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहें। बिकॉज अब मैं एल्गोरिथम्स को हमको क्रैक नहीं करना है, हमने एग्जाम को क्रैक करना है, तो उसके लिए तरीका यही है कि जैसे आपको ऐसी वीडियो दिखती है तुरंत उसको सब्सक्राइब करके स्टार्ट कर दो देखना, आपको बेनिफिट करने वाला है। ओके, सो एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, सोशल वेलफेयर स्कीम है क्या? काफला सिस्टम है, सोशल वेलफेयर स्कीम है फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। ओके, बायलैटरल लेबर अग्रीमेंट है बिटवीन सऊदी एंड इंडिया। ओके, स्कीम ऑफरिंग टैक्स बेनिफिट टू फॉरेन वर्कर्स, हो सकता है। स्पॉन्सरशिप सिस्टम गिविंग एम्प्लॉयर्स फुल कंट्रोल ओवर फॉरेन वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट एंड मूवमेंट। अब देखो यहाँ पे अब हम सिमिलैरिटी निकालने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ तो देखो टैक्स बेनिफिट वगैरह ये तो हटा ही दो, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मतलब उसके नाम ऐसे तो नहीं होंगे। और दूसरी चीज़, सऊदी हम इसलिए नहीं जानते। ठीक है, दूसरी चीज़ कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या हमें? और फॉरेन वर्कर्स, माइग्रेंट, कहीं ना कहीं यहाँ पे कह रहा है सोशल वेलफेयर स्कीम, यहाँ पे कह रहे हैं स्पॉन्सरशिप सिस्टम, यानी कि दोनों पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हैं, यानी कि जो भी काफला है ये है तो कोई ना कोई पॉजिटिव कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा क्या था? बायलैटरल लेबर अग्रीमेंट बिटवीन सऊदी एंड इंडिया, नहीं इतना ऐसा कुछ नहीं है। अगेन वी आर एट 50-50। सो व्हेन यू आर स्टक बिटवीन टू ऑप्शंस, तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि वेटेज किसका ज़्यादा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर है और यहाँ पे फुल कंट्रोल ओवर फॉरेन वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट एंड मूवमेंट, यहाँ पे दोनों चीज़ें कवर कर ली, उनका माइग्रेशन वाली चीज़ भी और उनका उस कंट्री के अंदर रहने के लिए एम्प्लॉयमेंट का भी। इसका क्या मतलब है? यानी कि ये कोई होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, और अगर होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है तो हमारा ध्यान उतना ही जाना चाहिए कि ये कोई ओवरऑल चीज को कवर करेगा, सिर्फ माइग्रेंट वर्कर्स पे फोकस नहीं करेगा। राइट?
सो दिस इज द अप्रोच दैट यू कैन फॉलो. लेकिन इफ यू डोंट नो दिस, यू कैन लीव दिस क्वेश्चन एज वेल, राइट. टारगेट इज कितने ज्यादा मैक्सिमम सही होते हैं. सो फाइनल आंसर विल बी स्कॉलरशिप. डी विल बी करेक्ट आंसर. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर पार्ट 2. एज हाफ एन आवर हो गया. हम लोग की अप्रोच यही रहेगी कि हाफ एन आवर में हमारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए. नाउ अब मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कोई भी, पहली चीज़ तो जितने भी सही हो रहे हैं आपको कमेंट करना है, क्योंकि उसी तरीके से हम लोग फिर आपका रिवॉर्ड मैकेनिज्म देख पाएंगे कि क्या आपने सारी इस वीडियोस को कंप्लीट करा है, एंड देन ओनली यू विल गेट द रिवॉर्ड. दूसरी चीज़, प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो. और थर्ड चीज़, अभी जैसे वीडियो ख़त्म हुई है ना, अगर आप देख रहे हो जिस भी टाइम पे, जिस भी समय देख रहे हो, वैसे तो मैंने सबको बताया है कि हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने आइडियली सबको कहा है कि सोने से पहले इस वीडियो को एक बार देख के सो जाओ. 10-15 मिनट लगेंगे, 2x पे चलाओ और स्क्रिबल करते करते बस सो जाओ. और सुबह उठ के एक बार जल्दी से उसको एक बार रिवाइज मार दो. तो उससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठने लग जाएंगी. ठीक है. और लास्टली, अपने जो भी मैंने आपको होमवर्क बताया है, उस स्टैटिक चीज़ को आज के आज ही ख़त्म करने की कोशिश करो. कल मैंने टाइगर रिजर्व बोले थे, आज मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोली है. ठीक है. दोनों कंप्लीट करो. एंड इस सीरीज़ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि फैलाओ, क्योंकि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड ट्रस्ट मी, मैं जितने भी मेरी लर्निंग्स रही हैं इतने सालों की, मैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल रहा हूँ. एंड ऑब्वियस बात है कि आई एम न्यू टू ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ समझाने का, मतलब यूट्यूब वगैरह पे, तो प्लेटफॉर्म फ्रेंडली मैं हो रहा हूँ धीरे धीरे. एंड ट्रस्ट मी, मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि मैं जो भी मिस्टेक्स करा हूँ, आगे फेलो एस्पिरेंट्स वो ना करें, सो दैट आप लोग जल्दी से इस साइकिल से बाहर निकलो. क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनिंग हो जाता है. एंड जिस तरीके से अभी मार्केट चल रहा है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेल देयर ओन थिंग्स विदाउट इवन थिंकिंग कि एस्पिरेंट को कैसा लगता है नहीं लगता है. तो मैं वो नहीं चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि भाई, अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको आउटपुट मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ मार्केटिंग के चक्कर में हम इधर उधर जाते जाएं. ठीक है. तो कभी मन की बात के लिए अपन सेशन रख लेंगे एक संडे को कभी लाइव आके. बट अभी के लिए मेरा टारगेट यही था कि इस पार्ट 2 हमने आज कंप्लीट कर लिया है. सो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चंस. तो आपको ये 2 वीडियो से ही समझ आ जाएगा कि कितनी डेप्थ हम लोग डाल रहे हैं, कितना ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं. कोई मिस्टेक होगी डेफिनेटली आप कमेंट करो ना, बिकॉज आई बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी. एंड when I have to be when I will be transparent to you, then only I will be trying to follow the accountability concept as we have read in GS4 ethics. तो इसीलिए कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें लिंक्ड है अपनी पर्सनालिटी में भी एंड ओवरऑल भी. सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम. एंड थैंक यू की स्लाइड देख सकते हो आप. इंपॉर्टेंट ये है कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल. मैं फिर से लिख देता हूँ, सब्सक्राइब कर लो चैनल को. ठीक है. रिवाइज करके आना नेक्स्ट पार्ट से पहले. तीसरी चीज़, मैंने क्या बोला था, होमवर्क करके आना. होमवर्क में क्या बोला मैंने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को रिवाइज करके आना. ठीक है. और लास्ट चीज़, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना. सिर्फ इतना सा काम आपको करना है. आई नो बहुत सारे काम है, बट थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम गाइस. ऑल द बेस्ट. एंड अगेन आई विल से, नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड. थैंक यू.